जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। निराशा, हताशा, असफलता, हार से घिरी हुई कांग्रेस इस वक्त कोशिश में लगी है कि एक मौका आया है जिसमें आप एक झूठ को 100 बार बोलकर सच बना सकते हो। उस मौके के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दो, जितने झूठ बोल सकते हो बोल दो। और वो मौका इनके लिए आया है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जब कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर कुछ तकनीकी कारणों से संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और मामले की जांच जारी रखने को कहा है। अब इस मौके को भुनाने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हंगामा हो रहा है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, संसद में भी हंगामा कर रहे हैं और हर जगह तमाशा करने की कोशिश है ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि नहीं, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया, सोनिया गांधी ने कुछ गलत नहीं किया, इनको तो फंसाया जा रहा है। इन्होंने नेशनल हेराल्ड की, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी नहीं है और इन्होंने गलत तरीके से लोन देकर और फिर शेल कंपनी के जरिए पूरी एजेएल को ही इन्होंने अपने कब्जे में नहीं लिया है। ये कुछ नहीं किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने, इन्हें तो फंसाया जा रहा है। और इसके लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इन्होंने बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने हर जगह हंगामा करने की कोशिश की। बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने के लिए ये लोग निकले थे, सुबह सुबह भीड़ बनाकर, झंडे लेकर, हंगामा करते हुए। लेकिन इनकी तो सबसे पहले धुनाई हो गई यूपी में, जहां पर योगी का डंडा चला और इनको वहीं पर, इनको ना तो बीजेपी के दफ्तर इन्हें पहुंचने दिया गया और बल्कि इन्हें बसों में भरकर हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के अजय राय भी गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर जाकर हंगामा करने की, तोड़फोड़ करने की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये सब अगर होता तो उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ता और योगी सरकार में आपको हंगामा करने की इजाजत नहीं है, आप ये तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की बात है, आप कीजिए, अपने दफ्तर के बाहर बैठकर कीजिए हंगामा, वहां बुलाइए मीडिया, मीडिया आपकी बात सुनेगा। लेकिन आप ये दबंगई नहीं कर सकते हैं कि हम तो जी दूसरे के दफ्तर पर जाएंगे और वहां पर ईंट पत्थर फेंकेंगे, लाठियां चलाएंगे, ये तो नहीं होगा। तो इसलिए सीएम योगी ने रास्ते में ही बैरिकेड लगवाकर इनको रोका और जब अजय राय ने ज्यादा तमाशा किया, बैरिकेड पर चढ़ गए, तो सबको गाड़ियों में ठूस के ले गए। तो पहले तो इनकी यहाँ पर डंडे से पिटाई हुई, फिर बिहार में भी इनको नहीं जाने दिया गया। ये लोग निकले थे सदाकत आश्रम से, बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन वहां भी रास्ते में रोक दिया गया और इनको वहीं तक ही इनका धरना प्रदर्शन रहा, आगे ये नहीं बढ़ पाए। ऐसे ही दूसरी जगह भी किया गया और इनको, जो इन्होंने सोचा था मामला और बड़ा बनाएंगे, बीजेपी दफ्तर पर जाएंगे तो वहां से भी कुछ रिएक्शन आएगा, फिर वो और बड़ा मामला बनेगा, तो वो नहीं हो पाया। और इसी की इनकी कोशिश ये है कि पूरा झूठ जो है हम उसको सच का रूप दे दें, जो ये बना रहे हैं। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आए थे इनके अभिषेक मनु सिंघवी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पवन खेड़ा और जयराम रमेश। अब राहुल गांधी तो है नहीं, वो तो यहाँ जर्मनी घूम रहे हैं और अपने लिए क्या ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तो और बेइज्जती की बात हो जाती है। इसलिए इन लोगों को काम पर लगाया गया और इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अभिषेक मनु सिंघवी कैसी बातें कर रहे हैं कि ये तो कोई केस ही नहीं बनता है, ये तो यूकेजी केजी के बच्चे भी समझ जाएंगे इस बात में, ना कोई लेन देन हुआ है, ना कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई है, ये तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसको सिर्फ, जिसका डिविडेंड बेचकर उसको सिर्फ शेयर किया जा सकता है। ये सारी बातें इन्होंने बोली कि इसको पूरा, ये तो हास्यास्पद है, अगर इसमें राजनीति नहीं होती तो ये तो हास्यास्पद केस है, गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोली कि गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीति की वजह से है और कोर्ट में ये सब साबित हो गया है, कोर्ट में सच्चाई सामने आ गई है, सारी बातें इन्होंने कही। लेकिन यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो केस में, कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं इसी का ही। तो ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि कोर्ट में क्या हुआ उनको पता नहीं होगा। और क्योंकि वो वकील है तो उनको तो और अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जज विशाल गोगने ने इस बारे में क्या कहा है और वो मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं। वो एक वकील होने के नाते तो उनको कम से कम ढंग से बात रखनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा, जयराम रमेश तो भाई चलिए नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप तो साथ में वकील भी हैं, तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया कि आपको, आपके सोनिया राहुल को क्या राहत मिली है, राहत मिली भी है कि नहीं।
क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को खत्म नहीं किया है। इस मामले में बस पहली बार चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसा होता रहा है पहले भी। ये सिर्फ इस बार मामले की बात नहीं है, दूसरे मामलों में भी होता है। कोर्ट पुलिस की चार्जशीट को भी खारिज करते हैं तो दोबारा चार्जशीट आती है या उससे ऊपर अपील होती है। अब यही हुआ है। इसमें टेक्निकल कारण था, कानूनी कारण था, जिसके कारण चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया। केस के मेरिट पर कोई बात नहीं हुई कि सोनिया राहुल के ऊपर जो आरोप लगे हैं सही है या गलत है, इस पर कोई भी बात नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उस चार्जशीट से पहले एक एफआईआर नहीं की गई है। जो पीएमएलए कानून है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है, वो ये कहता है कि पीएमएलए के तहत जब आप चार्जशीट दायर कर रहे हैं, पीएमएलए की धारा लगा रहे हैं, तो उससे पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग किस केस में हुई है, आखिर किस अपराध में हुई है। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है पैसों का शुद्धिकरण, काले पैसे को सफेद बनाना। काला पैसा कहां से आएगा? किसी काले काम से आएगा, यानी कि गलत काम से आएगा। तो वो गलत काम क्या है, उसकी एफआईआर दर्ज करो। जैसे कि चोरी का पैसा है, चोरी से किसी ने लाख रुपए मान लीजिए कहीं से उसको मिले, उसने चुरा लिए। अब उस लाख रुपए का वो क्या करेगा, उसको काले पैसे को सफेद बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। अब वो हो जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन पहले एफआईआर करनी पड़ेगी चोरी की, कि ये तो जी चोरी हुई थी और इससे सोर्स है ये चोरी काले पैसे का। इसी तरह से रिश्वत हो गया, या फिर जो फिरौती ली जाती है किडनैपिंग में वो है, या फिर आतंकवाद का के लिए पैसा है, ड्रग्स के जरिए पैसा है, क्रिमिनल ऑफेंस आपराधिक साजिश है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आपराधिक साजिश रची गई है, तो इस सब की एफआईआर की जाती है। फिर उस एफआईआर के आधार पर आप आगे जांच करते हैं। अब ईडी ने एफआईआर, इसकी ईडी ने दायर नहीं की थी, ईडी ने ईसीआईआर बनाई थी जो एफआईआर की तरह होती है, और उसके आधार पर अपनी चार्जशीट बनाई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी एफआईआर तो है नहीं, ये तो एक प्राइवेट कंप्लेंट है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, और इस कंप्लेंट के आधार पर हम पीएमएलए जो है वो इस पर लागू नहीं कर सकते, इसलिए संज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन आप जांच आगे जारी रख सकते हैं। और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर दर्ज की है, ये प्रेडिकेट क्राइम है। प्रेडिकेट क्राइम वो होता है, वो मूल अपराध जो अवैध धन की उत्पत्ति करता है, जिसे अवैध धन बनता है, जैसे कि चोरी हुई और चोरी से आया हुआ काला धन हुआ। तो ये प्रेडिकेट क्राइम, इसमें अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी का दर्ज किया गया है दिल्ली पुलिस ने, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस इस पर एक चार्जशीट दायर करेगी और फिर इसी एफआईआर पर आगे जाकर ईडी भी अपनी चार्जशीट दोबारा दायर करेगी। और यहाँ तक कि जो अभी राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को ईडी आगे भी चुनौती दे रही है हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले भी ऐसे केस आए हैं जिनमें किसी एफआईआर के बिना पीएमएलए लगा है, क्योंकि ईसीआईआर बन गई है। तो ईडी का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हमने पिछले मामले का एक जिक्र किया जिसके कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट में हो सकता है कि चार्जशीट का संज्ञान लेने का फैसला आ जाए, हो सकता है, और उस आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है। तो अगर जब अब संज्ञान लेने का फैसला आ जाएगा, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाएगा, तब कांग्रेस क्या करेगी? तब ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो फंसाया जा रहा है। वही कोर्ट होगी भाई, वही ईडी होगी, वही चार्जशीट होगी। अभी तो आप कह रहे हैं कोर्ट में न्याय होता है, आप ये अभिषेक मनु सिंघवी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में तो न्याय होता है। और जब वही कोर्ट इस चार्जशीट को कल को स्वीकार कर लेगी, तो फिर आपका न्याय कहाँ जाएगा? फिर आप क्या कहेंगे? कोर्ट भ्रष्ट है, कोर्ट में अन्याय होता है। तो कांग्रेस इसको जैसे भुनाने की कोशिश कर रही है, उससे इन्हें फायदा नहीं है, बल्कि इनकी और बेइज्जती होने वाली है। अभी तो इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश में है कि देखिए जी, कोर्ट ने तो खारिज कर दी, चार्जशीट भी स्वीकार नहीं हुई, हम तो पहले से ही कह रहे हैं ये तो कोई मामला ही नहीं है। लेकिन अब कल को चार्जशीट स्वीकार होगी, तब आप क्या करेंगे? तब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये मामला देखिए, कोई बीजेपी की सरकार में तो है नहीं। आपके 2012 में जब कांग्रेस की ही सरकार थी, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की शिकायत की। अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार, तो ईडी जो है वो अपनी कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं है, अधिकारी इस मामले की जांच करने को तैयार नहीं थे। फिर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट भी पहुंचे थे और वहां पर कोर्ट में 2 साल तक सुनवाई हुई। उसके बाद इन्हें समन दिया गया। कोर्ट को लगा कि इसमें प्राथमिक तौर पर इस तरह के सबूत है कि गड़बड़ी की गई है, तो उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन दिया गया था। तब तक 2014 आ गया। फिर 2014 के बाद इसकी जांच तेज हुई। अब 2012 से 14 के बीच में कई कागज भी इधर उधर हो जाते हैं, इनकी सरकारें, कुछ भी हो सकता था। तो ईडी को पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में,
उसमें सबूत इकट्ठे करने में समय लगा, क्योंकि आर्थिक अपराधों की जांच में समय लगता ही है और उसके लिए, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा चैलेंज भी होती है कोर्ट में, तो इसके लिए ईडी को पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ता है कि क्या क्या चैलेंज किया जा सकता है और उसके एवज में आपके पास क्या होना चाहिए दिखाने के लिए। तो इसलिए इसमें समय लगा। और इनकी सरकारों में वैसे तो एफआईआर तभी हो जानी चाहिए थी जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट की थी और उसके बाद जब कोर्ट ने समन किया था, लेकिन इनकी सरकार में कोई कदम उठाया नहीं गया। फिर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट होकर जिस तरह से जांच शुरू हुई थी वही चलता रहा इस मामले में, और बाद में ईडी ने दिल्ली पुलिस को सिफारिश की गई ईडी की तरफ से, और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की एफआईआर दर्ज की है। अब कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है अभी उस जांच को हो जाने दीजिए, जब तक वो जांच नहीं होती है तो आपके पीएमएलए पर कुछ कहना वो जल्दबाजी हो। कोर्ट ने बिल्कुल भी मामला खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने ये तक नहीं बोला है जो संपत्तियां जब्त हुई है वो गलत है। 667 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है इन पूरे नेशनल हेराल्ड और ये एजेएल की, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से रेंट पे लगा रखे हैं। जांच चल रही है तो भी रेंट पर लगा रखा है, उसमें विज्ञापन गलत तरीके से लिए जा रहे हैं अखबार में। ईडी ने तो पूरी इनकी पोलपट्टी खोल दी है कि ये कर क्या रहे थे इसके अंदर, नेशनल हेराल्ड से कैसे पैसा कमा रहे थे। और ये जो आज बात करते हैं कि हम इसमें तो नॉन प्रॉफिट है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपके पास शेयर है। कल को यंग इंडियन आप डिसॉल्व कर देते हैं तो कहाँ जाएगा उसके पास? उस वक्त तो 2000 करोड़ की संपत्ति थी, आज तो एजेएल की 5000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। एजेएल को इन्होंने, ये एजेएल जब नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं चला पा रहा था तब कांग्रेस ने लोन दिया था एजेएल को, 90 करोड़ का लोन दिया था। एजेएल ने कहा जी 90 करोड़ का लोन चुका नहीं पाएंगे, जबकि उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति थी। तब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड आई, 2010 में बनी, उसने कहा जी हमसे 50 लाख ले लो। 50 लाख में उसने एजेएल खरीद ली और कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एक डेटॉक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड नाम से एक शेल कंपनी जिसे बताया जा रहा है उससे 1 करोड़ लिए थे और वही 50 लाख आगे दिए थे एजेएल को खरीदने के लिए, और वो 1 करोड़ कभी वापस नहीं दिए गए। और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के शुरुआती डायरेक्टर में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे थे, लेकिन बाद में किसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बना दिया गया। मेजॉरिटी शेयर 38% का, 76% का। कल को यंग इंडियन डिसॉल्व होती है तो क्या होगा? आपके शेयर का कुछ तो हिस्सा आपके पास आएगा। और कितना 76%, 2000 करोड़ की संपत्ति, उसके हिसाब से भी मान के चले तो 1500 करोड़ आपके हिस्से में है। 5000 करोड़ की हो जाएगी तो ये तो 2 गुने से ऊपर हो जाएगा आपके पास। तो ये सब इसीलिए है, ये लोग इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये मामला, यहाँ 2014 में सरकार आ गई, ईडी ने जांच तेज कर दी। यहाँ अगर समझिए वही कांग्रेस की सरकार होती तो कौन पूछने वाला था? अगर ये जांच नहीं हुई होती तो ये तो अभी तक गायब भी हो चुकी होती, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। शुरुआती जांच में ये लगता है कि एक पब्लिक एंटरप्राइज, एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट संपत्ति बनाने के लिए, निजी संपत्ति बनाने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक ही दिशा में काम किया है। तो ये दिखाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब देखिए, इनको यही जो हंगामा ये कर रहे हैं सब उल्टा पड़ने वाला है, समय के फेर की बात है। आज ये झूठ बोल बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन कल जब कोर्ट में ये मामला मुकदमे तक पहुंचेगा तब सोनिया, राहुल और ये सब इनके इर्द गिर्द के नेता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।